में आप देखेंगे तो बड़े सिंपल और इजी टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। इन क्वेश्चंस को मैं आपके लिए डिस्प्ले कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ये यूनिट 1 की क्वेश्चन बैंक है ना, यूनिट 1 में। तो ये हमने आपको यूनिट 1 में इस तरीके के मैं आपको 4 क्वेश्चन हैं केवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द मशीन लर्निंग टेक्निक्स, आप सबको पता है। सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एंड एग्जाम्पल। आप लोग एक चीज़ की कोशिश कीजिएगा, जब कभी भी आप इसको लिखें, जब भी आप इसको लिख रहे हैं तब आप ये कोशिश कीजिएगा कि लिखते वक्त हमेशा कोई एग्जाम्पल या ब्लॉक डायग्राम, एग्जाम्पल और ब्लॉक डायग्राम जरूर बनाएं। किसी भी तरीके का एग्जाम्पल बना दें। कोशिश करें जो आप पैराग्राफ की फॉर्म में लिख रहे हैं, रादर देन राइटिंग अ पैराग्राफ, उसका फ्लो चार्ट या ब्लॉक डायग्राम्स बना दें सेम टॉक को। तो उससे क्या होगा कि जो इवेल्युएटर होते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, उनको कॉपी चेक करने वालों को ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। आपका लॉन्ग पैराग्राफ बहुत कम पढ़ा जाता है, इट्स फैक्ट, लेकिन उसी लॉन्ग पैराग्राफ को अगर आपने बॉक्स बना के लिख दिया है तो वो इमीडिएटली रीड आउट हो जाता है, उस पर आपको मार्क्स वेटेज मिल जाता है। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है। तो जरा मैं अभी यूनिट 1 को थोड़ा सा आप लोगों के लिए रीड करके दिखा रहा हूँ कि यूनिट 1 को जब आप पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको कितना कंफर्टेबल ये लगेगा। तो यूनिट 1 में देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द मशीन लर्निंग टेक्निक, सब आपको पता है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अब जो डायग्राम वर्ड यूज़ किया गया है, वो डायग्राम यूज़ किया गया है किसके लिए, कि जब आप मशीन लर्निंग टेक्निक की बात करें तो उसका एक फ्लो चार्ट बनाए, एक डायग्राम बनाए कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या होता है। तो आप लोग को याद होगा कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग का जब हमने दिया था, मशीन लर्निंग का एक डिब्बा बनाया था, फिर उसमें नाम लिखे थे, फिर ट्राइंगल, स्क्वायर, इन सब की चीज़ें बनाई थी और फाइनली उनको दिखा दिया था। तो अगर आप ऐसे बॉक्सेस और डिब्बे बनाएंगे जिसमें लेबल है तो वहाँ पर आपको ये कन्वीनियंट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट हमने पढ़ा था पीसी एनालिसिस के बारे में पढ़ा था, वैलिडेशन टेक्निक के बारे में था। सीधा सीधा क्वेश्चन है, वैलिडेशन टेक्निक क्या होती है, पीसी क्या होती है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस। और एज इट इज जो क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनके एज इट इज सीक्वेंस नंबर के वाइज आपको सोल्यूशन तैयार मिल जाएंगे। तो यूनिट 1 में आप ये 4 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्या कैसे होता है, क्या करना होता है। इसी तरीके से प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस किस लिए की जाती है। ये सारे के सारे चारों के चारों क्वेश्चंस आपको यूनिट 1 के एज अ सॉल्यूशन दूसरे शीट में आपको मिल जाएंगे। आप इन 4 क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, आपका 1 तैयार हो जाएगा। सिमिलरली मैं इनको अभी जल्दी से साइड कर रहा हूँ क्योंकि आज का जो मेरा मेन एम्फेसिस है वो यूनिट 4 के ऊपर है। और इसको मैं जब आपके एग्जाम होंगे आपको ये सारा मॉड्यूल दे दूंगा, और एग्जाम होंगे उस दिन मैं आपके लिए क्वेश्चंस पूरे एक एक रीड आउट कर दूंगा। आप पढ़ के देख लीजिएगा ऑलरेडी पहले से। आपको डाउट भी होंगे वो आप मेरे से डिस्कस भी कर पाएंगे और आपको मिल जाएगा। जैसे आज मैं यूनिट 4 के लिए ये चीज़ करूंगा। तो अब हम सीधे इसी तरीके से आते हैं यूनिट नंबर 4 के ऊपर। अब देखिए यूनिट 4 से मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, इसी तरह से यूनिट 2 के मिलेंगे, 3 के, 4 के। अब आते हैं यूनिट नंबर 4 के ऊपर। यूनिट नंबर 4 के अंदर हमने आपको 3 ब्रॉड कैटेगरी के क्वेश्चंस दिए हैं। आप ध्यान से देखिए, 3 ब्रॉड कैटेगरी में क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मान लीजिए, इनकी नंबरिंग चेंज कर देंगे। 6 क्वेश्चन मैंने आपको ब्रॉड दिए। अब इन 6 ब्रॉड क्वेश्चंस को जरा पढ़ के देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम। व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑफ द डिजाइनिंग ऑफ KNN। डिस्कस द सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम, लीनियर मशीन्स एंड कर्नल स्पेस, मेकिंग कर्नल एंड फीचर स्पेस, एप्लीकेशन ऑफ SVM इन क्लासिफिकेशन रिग्रेशन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ये देखने में भले 6 क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन हैं, लेकिन ये 6 के 6 जो क्वेश्चंस हैं वो 6 के 6 क्वेश्चन केवल 2 ही टॉपिक हैं। आपको सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ने हैं, एक के नियरेस्ट नेबर और दूसरा टॉपिक पढ़ना है सपोर्ट वेक्टर मशीन। सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ने, और दोनों टॉपिक में ये 6 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। अब मैं इस प्रेजेंटेशन की 6 क्वेश्चंस को यहां रोक रहा हूं। मैंने आपको कहा 2 टॉपिक 6 क्वेश्चंस, मैं आगे के यहां पे आपको बताता हूं। आप देखिएगा, ये यहां पर मैं इसको ओपन करता हूं, आपको बताता हूं कि 2 टॉपिक कैसे कवर होते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने बात करी के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम। मशीन लर्निंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये समझने की बात है कि मशीन लर्निंग अपने आप में एक सिंपल सा प्रोसेस है, जिस सिंपल से प्रोसेस का टारगेट ये है कि जब कभी हम चीज़ों को
पहचानते हैं या जिस चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, जिन चीज़ों को जानना चाहते हैं, हमारा एक सिंगल पर्सपेक्टिव और सिंगल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब भी हम उस मशीन लर्निंग की बात कर रहे होते हैं तो हम या तो उसको क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे या कुछ पहचानने की कोशिश, प्रिडिक्शन का मतलब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्टीमेट टारगेट क्या है? अल्टीमेट टारगेट ये है कि क्लासिफाई करो, ये चीज़ है, ये चीज़ है, और दूसरा टारगेट क्या है कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, इसका मतलब जो हो रहा है उससे कुछ अलग होगा या वैसा ही होगा। तो अगेन ये क्लासिफिकेशन का प्रोसेस हो गया। तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ये है कि अगर इस समय मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर, प्रिडिक्शंस की जरूरत तब पड़ती है, लर्निंग की जरूरत तब पड़ती है जब कोई वेरिएशन होता है। जैसे टेम्परेचर, इस समय टेम्परेचर सपोज कीजिए 12 डिग्री सेल्सियस या 8 डिग्री सेल्सियस है फॉर एन एग्जाम्पल। 8 डिग्री अगर टेम्परेचर है तो इसका मतलब वो सेम कैटेगरी का है। अब प्रिडिक्शन की फॉर्म में कुछ भी प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि 8 डिग्री है। लेकिन अगर पता चलने वाला है कि आगे बारिश होने वाली है या आगे धूप निकलने वाली है तो टेम्परेचर में चेंज होगा। अब समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यानी कि तब बनेगी क्लास, और जब बनेगी क्लास तब बनेगा क्लासिफिकेशन। तो अब पूरी की पूरी यूनिट 4 के अंदर सिर्फ 2 टॉपिक दिए गए हैं। एक का नाम है के नियरेस्ट नेबर। नाम कितना सिंपल है, के एक नंबर हो गया, नियरेस्ट पास, और नेबर का मतलब जो उसका पड़ोसी है। जो सबसे पास पड़ोसी है उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आप देखिए बड़ा आसान सा है, आप इतनी इजी वे में ये नोट्स हैं, आपको सिर्फ सिंगल रीडिंग करनी है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। के नियरेस्ट नेबर इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बेस्ड ऑन सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक। ये क्लियर हो गया पहला पॉइंट। कोई हमसे पूछता है, अब क्वेश्चन कितनी भी तरीके का पूछ बना लीजिए, सुपरवाइज्ड लर्निंग में कौन सा एग्जांपल आता है तो के नियरेस्ट नेबर होता है। के नियरेस्ट नेबर किसका एग्जांपल हो गया, सुपरवाइज्ड का हो गया। जैसे ही सुपरवाइज्ड आपके दिमाग में आएगा तो आपको ये समझ में आ गया कि यहां पर मेरा ऑलरेडी क्लासिफिकेशन होगा, मेरा ऑलरेडी क्लासिफिकेशन यहां पे बनना ही बनना है। यानी कि क्योंकि ये क्लास है, यहां पे लेबल होगा, यहां पे नाम होगा। जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही प्लीज मेरे से पूछ लीजिएगा, क्योंकि सिंगल सेंटेंस ही पूरा का पूरा के नियरेस्ट नेबर का स्ट्रक्चर क्रिएट करने वाला है। छोटी सी बात समझ में नहीं आया तो सिर्फ बेझिझक पूछ लीजिएगा। सेकेंड लाइन आप देखिए कितनी सिंपल लिखी है, अ के एन एन यानी कि के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम एज्यूम्स द सिमिलरिटी बिटवीन द न्यू केस एंड अवेलेबल केस and put the new case into the category that is the most similar to the available category। बस, यानी कि मशीन को लर्न करके सीखना है और सीखने के बाद उसको क्लास में रखना है। कौन कौन सी 2 क्लास बना दी गई, एक क्लास बना दी गई जो कि अवेलेबल ऑलरेडी है और एक नई है। हर बार नई क्लास को उसको उठाना है और उठा के उस जगह रखना है जो सबसे ज़्यादा सिमिलर हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको आपके घर में कई सारे कलर्स की बॉल हैं, बहुत सारे कलर्स की बॉल हैं ऑलरेडी, आपने उन बॉल्स को ऑलरेडी सॉर्टेड आउट किया हुआ है। आपने अपनी बॉल्स जो भी हैं उन सबको अपने आप से सॉर्टेड आउट किया हुआ है। तो आपने अपने की जो बॉल्स हैं उनको ऑलरेडी सॉर्टेड आउट किया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, एक रेड थी, एक ग्रीन थी, एक येलो थी, एक ब्लू थी। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, के नियरेस्ट नेबर का मैं आपको बता रहा हूँ, येलो रेड ग्रीन ब्लू। अब एक ऐसी बॉल आती है जो पिंक कलर की है, ध्यान से समझिएगा। आपके पास येलो है, रेड है, ग्रीन है और ब्लू है। अब एक पिंक कलर की बॉल आई। अब यानी कि ये क्या हुआ, अवेलेबल केस हुए 4 रंग की बॉल, न्यू केस हुआ पिंक बॉल। अब ये जो पिंक बॉल आई तो ये पिंक बॉल कहां रखेंगे आप, रेड में रखेंगे, नो डाउट, सीधी सी बात। यानी कि अवेलेबल केस में जहां सिमिलैरिटी आपकी होगी वही यहां पर कहा गया। बड़ा सिंपल केस रहा। तो फिर से पहला पॉइंट सुपरवाइज मशीन लर्निंग का एग्जांपल है। दूसरा स्टेप कितना सिंपल स्टेप है, दूसरा सिंपल स्टेप कहता है कि यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, जो अवेलेबल कैटेगरीज हैं और जो न्यू कैटेगरीज हैं उनको सिमिलरिटी के बेसिस पर आपको डिस्टिंग्विश करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पढ़ के देखते हैं। थर्ड पॉइंट में देखिए, KNN एल्गोरिथम स्टोर्स द अवेलेबल डेटा एंड क्लासिफाई न्यू डेटा पॉइंट बेस्ड ऑन सिमिलरिटी। सिमिलरिटी के बेसिस पे करेगा। दिस मीन्स व्हेन न्यू डेटा appears that it can be easily classified into a well suited category by using KNN algorithm। यानी कि जो 2 नंबर के पॉइंट में बात की गई उसी बात को दोबारा एक्सटेंड करके यहां थर्ड पॉइंट में कह दिया गया, इसका काम क्लासिफिकेशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, KNN algorithm can be used for regression as well as for the classification। अब आपको ये दोनों टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। रिग्रेशन का मतलब प्रिडिक्शन,
रिग्रेशन का मतलब प्रिडिक्शन और क्लासिफिकेशन का मतलब कैटेगरी में पुट करना। तो रिग्रेशन हमारा वो था जो हमने y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एक लाइन खींची थी कि एक लाइन हमने बना दी, आगे फ्यूचर में वही वैल्यू वहीं एग्जिस्ट करेगी। और क्लासिफिकेशन में क्या था कि कोई हम प्रिडिक्टिव लाइन नहीं खींच रहे, हमने अलग अलग सेट बना रखे हैं, हम उठा के उस वैल्यू को वहां रख देंगे। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और पता चला कि KNN दोनों के लिए यूज की जा सकती है, क्लासिफिकेशन के लिए भी और रिग्रेशन के लिए भी हो सकती है। अब ये बताइए, जो 4 पॉइंट्स आपने पढ़े, वेरी ऑनेस्टली बताइए, जब आप 5 मिनट इसको चारों पॉइंट को पढ़ने में देंगे, इनमें से कोई भी पॉइंट आपको ऐसा लग रहा है जो टिपिकल है, जो आपको लग रहा है कि जो समझ से बाहर है? नहीं लग रहा ना? तो इतना ही इजी है। अब ये देखिए, लेकिन इन 4 पॉइंट्स को जब आप पढ़ लेते हैं ना, ये 4 पॉइंट में आपके कितने सारे क्वेश्चन बन गए। एक छोटा क्वेश्चन बन गया, व्हाट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इज KNN? KNN किस टाइप की मशीन लर्निंग हो गई? सुपरवाइज्ड। एग्जाम्पल आपने दे दिया। फिर आपसे पूछा गया दूसरा क्वेश्चन, देखिए छोटा क्वेश्चन इसी से मैंने पूछ लेता हूं कि जस्ट बताइए, जस्ट लेट मी नो और जस्ट एक्सप्लेन हाउ KNN एल्गोरिथम वर्क्स। छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया कि KNN एल्गोरिथम वर्क्स कैसे करती है। तो सिंपल सा आंसर क्या हुआ? इट आइडेंटिफाई द न्यू केस एंड पुट दैट केस इनटू द क्लास ऑफ अवेलेबल क्लास विद रिस्पेक्ट टू सिमिलैरिटी। हो गया, शॉर्ट में आंसर आ गया, एक लाइन का आंसर आपके सामने समझ में, मतलब कंसेप्ट डेवलप हो गया कि इसमें क्या करना है, इसमें जो सिमिलैरिटी क्रिएट हो रही है उसके बेस पर अवेलेबल क्लासेस के अंदर हमें रखना है। अब 4 पॉइंट्स के अंदर इसी तरीके से फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया कि वेदर द KNN एल्गोरिथम कैन बी यूज फॉर रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, यस इट कैन बी यूज फॉर बोथ रिग्रेशन एंड एज वेल एज द क्लासिफिकेशन। अगर आपसे कोई पूछता है कोई ऐसी बताइए एल्गोरिथम जो कि रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के लिए यूज हो, KNN का एग्जांपल दे दीजिए, KNN यूज होती है। तो मल्टीपल क्वेश्चंस इन्हीं 4 पॉइंट से बनते चले जाते, जितने चाहे उतने क्वेश्चन यहां हमारे इस पर क्रिएट हो जाएंगे। किसी को कोई भी सिंगल डाउट हो प्लीज पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये मान के चलिए आपके मेन एग्जाम के लिए यूनिट 4 की तैयारी हो रही है, ये पूरी तरह से मान के। और KNN बहुत हाईली प्रोबेबल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूनिट 4 में 2 ही टॉपिक हैं, KNN और SBM। तो जब वो एग्जाम में लिख के देंगे तो आपको लिख के देंगे KNN पे ही कोई क्वेश्चन आएगा या SBM पे ही कोई क्वेश्चन आएगा, बस। तो इन 2 में से ही जब क्वेश्चन आना है, चाहे घूम के कुछ भी आए क्वेश्चन, यू हैव एन आंसर, आपके पास आंसर है। तो ये एक पॉइंट हुआ। अब इसके फर्दर फीचर्स हैं कि KNN किस तरीके की नॉन पैरामेट्रिक एल्गोरिथम है ना, लेजी लर्नर एल्गोरिथम्स हैं, KNN किस तरीके से काम करती है। अब ये सारी चीज़ों के बाद में आप सीधे डायरेक्टली, जितना आपको लगता है टाइम है, आप पढ़ें 3-4 पॉइंट और आपको लगता है कि मैं लग रहा है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो डायरेक्टली आप आ जाएं KNN क्लासीफायर के कि कैसे काम करती है। तो वाई वी डू नीड, किस लिए ज़रूरी हो, किस तरीके से स्टेप में काम करती है, वो यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया, बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, एक कैट दे दी गई। आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख दीजिए कैट, बॉक्स के अंदर लिख दीजिए कैट एंड डॉग, और फाइनल आउटपुट लिख दीजिए कैट। यानी कि इसने क्या किया, इसने कैट को देखा, उसके फीचर्स को आइडेंटिफाई किया, डॉग के साथ कंपेयर किया अवेलेबल क्लास में, और उठा के एग्जाम्पल दे दिया कि ये कैट होनी चाहिए। ठीक है, वाई डू वी नीड, बहुत सिंपल सा आंसर है, इसको नहीं, स्टेप्स पे आ जाते हैं डायरेक्टली कि हम KNN के लिए क्या स्टेप। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका पूरी का, कि जैसे ही जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उसके अंदर स्टेप्स तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। तो आपको हर एल्गोरिथम के स्टेप्स पता होने चाहिए। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, सेलेक्ट द नंबर K ऑफ द नेबर्स। अब क्योंकि इसका नाम KNN है तो K नियरेस्ट नेबर, तो कितने नेबर्स होंगे, K नेबर्स होंगे, पहला स्टेप। फिर कैलकुलेट द यूक्लिडियन डिस्टेंस ऑफ K नंबर ऑफ नेबर्स। ये आपको पहले भी याद हो, हमने जब डिस्टेंस के बारे में बात की थी, यूक्लिडियन डिस्टेंस की बात की थी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो नेबर्स आपने क्रिएट किए, नेबर्स का मतलब जैसे हुआ कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि रेड बॉल का नेबर कौन है, पिंक बॉल है कि येलो बॉल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीधी आपको देखिए पूरी क्लैरिटी है इस चीज में कि K जो है वो नंबर हो गया, जो नंबर ऑफ नेबर्स हैं, हमें ये कैलकुलेट करना होता है कि उनके बीच की डिस्टेंस। ब्रेन काम वही कर रहा है नेचुरली, यहाँ पे उसको एल्गोरिथम की फॉर्म में लिख दिया, आपका दिमाग काम ऐसे ही कर रहा है। आप पिंक को उठा के रेड पे रख रहे हो, इसका मतलब आप उन दोनों के बीच की क्या कैलकुलेट कर रहे हो, सिमिलरिटी इंडेक्स। और ये सिमिलरिटी इंडेक्स क्या कहला रही है, डिस्टेंस। इस डिस्टेंस का हमने क्या नाम रखा हुआ है, यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस, दैट्स इट।
ये स्टेप नंबर 2 हो गया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। टेक द के नियरेस्ट नेबर एज पर दी कैलकुलेटेड यूक्लिडियन डिस्टेंस। जो भी यूक्लिडियन डिस्टेंस दी हुई है उसको हमने नियरेस्ट वाली को पिक कर लेंगे, सबसे जो नियरेस्ट होगी, ठीक है। अमंग दीज के नेबर्स काउंट द नंबर ऑफ द डेटा पॉइंट्स इन ईच कैटेगरी। जो हमारे के नेबर्स बनेंगे, मतलब जितने भी उसके पास में सिमिलरिटी बनेंगी, कोई पिंक बॉल हो सकती है, कुछ हल्की सी पर्पल बॉल हो सकती है जो उसके आसपास टच कर रही है ना, कोई डार्क रेड बॉल हो सकती है। तो जितने भी उसके नेयर्स बनने हैं, जो उसके पास में जितने बने, कि हमें लगा कि रेड की कैटेगरी रखने के लिए मेरे पास 4 और बॉल्स आ गई, उन नंबर्स को हम पता कर लेते हैं। असाइन द न्यू, जी सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये स्टेप 4 में दीज के नेबर्स, के कैपिटल वाला होगा ना ये तो? हाँ नियरेस्ट, बिल्कुल, मतलब मैं जानना चाह रहा था कि स्मॉल के और कैपिटल के कुछ अलग एंटिटी को तो डिनोट नहीं कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर इस तरीके का कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है सर। ये के मींस क्लस्टरिंग के सिमिलर ही लग रहा है बिल्कुल, लगभग। लेकिन जो क्लस्टरिंग थी, वो क्लस्टरिंग में हम ये करते थे कि क्योंकि अनसुपरवाइज का एग्जांपल था, यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। देखिए फिर से बता देता हूँ कि जब हम क्लस्टरिंग कर रहे होते हैं तो वो अनसुपरवाइज्ड हो जाती है, और जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो लेबल डेटा हो जाता है। सिर्फ इतना फर्क आता है। ओके सर, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे के नेबर्स आ गए, काउंट द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इन ईच कैटेगरी। अब जैसे सपोज कीजिए रेड के पास में पिंक आ गया, लाइट पर्पल आ गया, और मेरे ख्याल से शायद एक और सिमिलर 3-4 और कलर होते हैं, है ना, आप लोग को भी आइडिया होगा कलर्स का। तो जो कलर्स होते हैं रेड के आसपास 3 या 4 आ गए, वो नंबर हमने काउंट किए कि कितने टोटल हमारे पास नंबर है। असाइन द न्यू डेटा पॉइंट दैट कैटेगरी फॉर विच द नंबर ऑफ द नेबर इज मैक्सिमम। अब हम क्या करेंगे, असाइन द न्यू डेटा पॉइंट टू दैट कैटेगरी फॉर विच द नंबर ऑफ द नेबर इज मैक्सिमम। जिसके लिए हमें सबसे ज्यादा नेबर्स मिलेंगे, हम उसके लिए एक न्यू डेटा पॉइंट की कैटेगरी क्रिएट कर देंगे। इस तरीके से हमारा मॉडल रेडी हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, सपोज कीजिए ये हमारी कोई कैटेगरी ए थी, ये हमारी कैटेगरी बी थी, कोई हमारा नया डेटा पॉइंट आया इससे मिलता जुलता, तो हमने क्या किया, अपने हिसाब से सबसे पहले के को, जो भी नंबर होता है, स्टेटमेंट होता है, उसके हिसाब से हम अपने के को चूज़ करते हैं। चूज़ करने के बाद फिर हम उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। सेकंड पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट जब हम उसकी डिस्टेंस, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कैलकुलेट करने का प्रोसेस दिया गया है। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारा यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था जो पिछली बार आपने किया था। ये आपने डिस्टेंस कैलकुलेट की, ये कैटेगरी थी, ये न्यू डेटा पॉइंट क्रिएट हुआ, पता चला कि यहाँ पे कैटेगरी ए, कैटेगरी बी है, और ये यहाँ पे एक नया डेटा पॉइंट आया है जिसका कि शेड येलो आपको दिखाई दे रहा है। आप आगे बढ़ेंगे इसमें। As we can see, the 3 nearest neighbors are from the category A, hence it's a new data point must belongs to category A. तो अब ये जो है, ये जो भी शेड आ रहा है, क्योंकि आपने तो क्लासिफिकेशन उठा के करना ही था, और आपने ये क्लासिफिकेशन यहाँ करने पर ये चेक किया कि ये किसके नियरेस्ट हो सकता है, किसके ज़्यादा सिमिलरिटी क्रिएट होती है। तो आपने यहाँ पे जो डिस्टेंस कैलकुलेट करी, और वो डिस्टेंस जो हुई वो कैटेगरी ए के साथ, क्योंकि इसके 3 पॉइंट ज़्यादा सिमिलर डिस्टेंस पर थे, इसके पॉइंट कंपैरेटिवली इससे दूर डिस्टेंस पर थे, तो इसीलिए इसको हमने कैटेगरी ए में रख दिया। समझ में आया? Sir, this algorithm is for classification of the supervised machine learning. So here are the label data. So we can assume that K is already known to us. जी बिल्कुल। आपकी थोड़ी सी ज्वाइनिंग लेट हो गई थी क्योंकि मैं शिफ्ट कर गया था, आपको एडमिट नहीं कर पाया था। बिल्कुल, यहाँ पर K मीन्स ये KNN में हो ही यही रहा है नियरेस्ट नेबर में, कि आप एक नए केस को अवेलेबल केस कैटेगरी में रखना चाहते हैं सिमिलरिटीज के बेसिस पर। सिंपल। तो ये अवेलेबल केस कैटेगरीज थी, पहले से ही अवेलेबल थी, कि सपोज कीजिए डीएनए सैंपल आप ले रहे हैं और डीएनए सैंपल को ऑटोमेटिकली मशीन चेक कर रही है, और मशीन चेक करने के बाद उसके पास थाउजेंड्स ऑफ सैंपल्स आ रहे हैं डीएनए के, और ऑलरेडी अवेलेबल जेनेटिक्स हैं डिफरेंट फैमिलीज के या क्रिमिनल्स के। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड द डिस्टेंस इट इज पुटिंग इनटू दैट कैटेगरी, कि उस कैटेगरी में उठा के वो उसको रख रहा है सैंपल को। ऐसा एक एग्जांपल। But in the supervised machine learning, the K means algorithm, the K was known to us. We didn't know about the K. Am I right? यहाँ भी हम क्या करते हैं, जो नियरेस्ट नेबर में हम जो टोटल डेटा सेट पॉइंट लेना चाहते हैं, जैसे सपोज कीजिए, अब बड़ा इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, येलो पॉइंट दिखाई दे रहा है,
Yes, sir. येलो पॉइंट में हमने इसके नियरेस्ट कितने लिए, 1 2 3 4 5 कंपेयर किए, ठीक है। हमने यहाँ पर कितने कंपेयर किए, ए में 3 नेबर्स लिए और कैटेगरी बी में कितने नेबर लिए, 2 नेबर लिए। और वो नेबर्स हमने किसके बेसिस पर लिए, वो नेबर्स हमने लिए उनकी डिस्टेंसेस के बेसिस पर। अगर आप यहाँ से देखेंगे इसका डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से, मैं अगर आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, विजिबिलिटी आपकी अच्छी हो जाएगी। ये देखिए, ये जो येलो वाला है पॉइंट, ये जो येलो वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, 1 2 3 और 1 2, ये किसके बेसिस पे किया, इस येलो पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसके साथ जो डिस्टेंस है यहाँ पर, वो देखिए कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है ना, साफ साफ दिखाई दे रहा है ये डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैलकुलेट हम ऐसे कर रहे हैं, ये आपको एग्जांपल दिखाया भी गया कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस ये है, इस तरीके से आप, और इसका फॉर्मूला ये है। तो आपने क्या किया कि ये डिस्टेंस को यहाँ इसके साथ कंपेयर करके कैलकुलेट किया। तो ध्यान से देखिए, इसका डिस्टेंस कम है, इसका कंपैरेटिवली कम है, इसका कंपैरेटिवली कम है, लेकिन इसके बाद अगर आप आगे मूव ऑन करना चाहते हैं तो इसका डिस्टेंस बढ़ गया, इसका डिस्टेंस बढ़ गया, इसका डिस्टेंस आगे जाके बढ़ गया। तो आपने जो पॉइंट्स लिए, इसके नेबर्स जो आइडेंटिफाई किए, वो नेबर आइडेंटिफाई किए आपने 5। फॉर एन एग्जाम्पल, ये आपकी कोई एक येलो शेड की बॉल थी, है ना, ये लाइट ग्रीन बॉल था, ध्यान से देखिएगा, लाइट ग्रीन और ब्लू, यानी कि जब आप ब्लू में थोड़ा येलो कलर मिक्स कर देते हैं तब वो लगभग आपका ऐसा स्काई ब्लू कलर बनता है। आपको आइडिया इस चीज का? बहुत टेक्निकल है, बहुत अच्छा है ये पॉइंट। डार्क ब्लू में, रॉयल ब्लू में जब आप हल्का सा येलोइश पार्ट ऐड करेंगे तो वो स्काई ब्लू कलर में जाएगा, मतलब उसका कलर शेड जो होगा, आप करके देखेगा कलर मिक्स करके, तो वो हल्का सा लाइट शेड में जाएगा। तो यही हुआ, इसने यहाँ पर जाके हमने जैसे नया 2 अवेलेबल कैटेगरी थी, एक ब्लू था एक स्काई ब्लू था, जैसे ही हमने उसको येलो पॉइंट प्रोवाइड किया, येलो पॉइंट प्रोवाइड करते उसने क्या किया, आसपास नेबर आइडेंटिफाई किए, नेबर हुए 5। इन 5 नेबर्स को उन्होंने यूक्लिडियन डिस्टेंस के बेसिस पर डिस्टेंस कैलकुलेट किया, और डिस्टेंस कैलकुलेट करने का ये देखा कि इनके फीचर्स जो हैं, अब हमें आंखों से देखने में समझ में आता है कि अगर मेरे से कोई कहे मजबूरी में आपको इस येलो को उठा के किसी ना किसी कैटेगरी में रखना है, तो आप ब्लू में रखना चाहोगे या लाइट ब्लू में रखना चाहोगे? ब्लू के साथ इसका कॉन्ट्रास्ट बहुत हाई है, लाइट ग्रीन में। हाँ, जो लाइट ग्रीन या लाइट ब्लू या स्काई ब्लू जो भी हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम क्यों रखना चाहेंगे? क्योंकि हमारी आंखों को कॉन्ट्रास्ट, ध्यान से देखिए, कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस, ब्लू का और येलो का कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, साफ पता चल रहा है कि इनकी दो के बीच में बहुत कॉन्ट्रास्ट है, और जितना हाई कॉन्ट्रास्ट उतना मतलब डिस्टेंस ज्यादा। यही उसने किया कि 2 अवेलेबल कैटेगरी थी, उसने इनके कॉन्ट्रास्ट की, इनकी वेवलेंथ का डिफरेंस कैलकुलेट किया, और डिफरेंस कैलकुलेट करने का कि इसका डिफरेंस जो है वो लाइट, जो ग्रीन आप कह रहे हैं या लाइट ब्लू कह रहे हैं, वो उस शेड में जाके ये ज़्यादा मैच करेगा, इसलिए उसने उठा के कहाँ रख दिया, इसको असाइन कर दिया कैटेगरी। एक क्वेश्चन है जी, तो जैसे ये यूक्लिडियन डिस्टेंस है, ये हमें कैलकुलेट कर रही है डायमेंशन के बेसिस पर, मतलब x और y, x1 y1 के डिफरेंस के बेसिस पर। x1 y1 है और x2 y2 है, लेकिन यहाँ पर जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो कलर वेवलेंथ बेसिस पर, जो जितना येलो के जितने ज्यादा करीब है उसके बेसिस पर। तो मैं मतलब ये समझ में नहीं पा रहा हूँ कि जैसे यूक्लिडियन डिस्टेंस हमने यूज कर रहे हैं, वो तो हम यूज कर रहे हैं डिस्टेंस निकाल रहे हैं कि 1 किलोमीटर दूर है, 1 2 किलोमीटर दूर है। समझ गया, आपका क्वेश्चन समझ गया मैं। अब इसका शॉर्ट में आंसर देता हूँ। हाँ, फीचर्स। हाँ, देखिए, आप एक्चुअली क्या डिस्टेंस को केवल किलोमीटर के टर्म्स में काउंट कर रहे हैं, और हम डिस्टेंस को जब मशीन लर्निंग में या डेटा साइंस में बात करते हैं तो उसका मतलब डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस नहीं होता है। डिस्टेंस का जो एक्चुअल मतलब होता है वो होता है डिफरेंस। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको रेड और ब्लू में से 2 वेवलेंथ नजर आ रही हैं, तो रेड की वेवलेंथ सपोज कीजिए 30 एंगस्ट्रॉम है, और ब्लू की जो वेवलेंथ है वो 20 एंगस्ट्रॉम है, तो 20 और 30 के बीच में जो डिफरेंस हुआ, हम इसको डिस्टेंस कहेंगे यहाँ पर डिस्टेंस। हाँ, और जब भी कोई हम 2 डायमेंशनल ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमेशा 2 एक्सिस के ऊपर होता है, वो x और y एक्सिस के ऊपर, यानी कि वो पॉइंट, मतलब उन पॉइंट्स को हमने यहाँ पर x1 y1 की फॉर्म में दिखा दिया है, लेकिन वो एक्चुअल में वेवलेंथ, कुछ वेवलेंथ रिलेटेड कोई एंटिटी वो है जिसे हम
यूक्लिडियन डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं। जी जी जी, वो कुछ भी हो सकता है। वो एक कलर, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, वो कुछ भी हो सकता है। वो हाइट और वेट का रेशियो भी हो सकता है, हाँ, मोटे और पतले आदमी का भी हो सकता है ना? ठीक है। exactly. हाँ हाँ, एक्सपेंडिचर के बेसिस पे भी हो सकता है। दो चीज, कोई भी दो चीज के बीच का रिलेशन, जैसे मेल और स्मोकर, यानी एक्स एक्सिस पे हो गया मेल और वाई एक्सिस पे हो गया स्मोकर। तो Yes, मेल है yes. तो उसके स्मोकर होने के चांसेस ज्यादा हैं, और फीमेल है तो स्मोकर होने के चांसेस कम है। Got it, got it. बन गए। तो फीचर दुनिया का कोई भी, आप उसको एक्स और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब आपने रिप्रेजेंट कर दिया तो उनको रिप्रेजेंट करेंगे तो एक पॉइंट होगा और दूसरा पॉइंट होगा, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में हमेशा कोई ना कोई गैप होगा या ओवरलैप्ड होंगे। ओवरलैप्ड होंगे तो सेम पॉइंट है, और गैप होगा तो इसका मतलब डिस्टेंस है। और वो डिस्टेंस ही हमारे लिए क्या है? सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी है। ठीक है एक्सक्यूज मी सर। जी। सर इसमें ऑलरेडी मतलब दो लेबल्ड क्लास थी, जी, तो सर वो k इक्वल टू 2 नहीं लिया गया, मतलब किस तरह से फिर k डिसाइड करेंगे हम? कि हम इस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, जैसे सपोज कीजिए हमने वहां पर नेबर डिसाइड करने हैं, ठीक है? तो नियरेस्ट नेबर हमारा बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पर। जो हम के डिसाइड करेंगे वो उनके नियरेस्ट नेबर के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे। तो अगर सपोज कीजिए आपको लगता है कि इस पॉइंट की जो भी न्यू डेटा एंट्री हुई है, वो न्यू डेटा एंट्री के रेस्पेक्ट में, आपको डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में आपको लगता है कि 6, 8, 10 जितने नेबर्स के साथ आप इनका कंपैरिजन करना चाहते हैं, जितना आप के को इंक्रीज कर देंगे उतना ही डेटा आपका मोर प्रिसाइज हो जाएगा। मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे अभी हम केवल 5 डेटा पॉइंट्स ले रहे हैं, के की वैल्यू 5 ले रहे हैं, हो सकता है के की वैल्यू हम 20 या 25 लें तो ये कैटेगरी ए की बजाय कैटेगरी बी में चला जाए ये डेटा। 100% जाएगा, लेकिन आप ध्यान से देखिए, आप क्योंकि नियरेस्ट नेबर से पिक करना स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैंने कहा एक पिंक बॉल आई और आपके पास में रेड बॉल्स पड़ी हैं, ठीक है, और ब्लू बॉल्स पड़ी हैं। रेड के भी आपके पास में 10 शेड हैं। तो अब जब आप पिंक बॉल को कंपेयर करने जाएंगे तो आप क्या देखेंगे? पिंक बॉल के कंपैरिजन में रेड का वो शेड मैच करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे आप सपोज कीजिए आपने एक शर्ट खरीदी हुई है और आप अब शर्ट के साथ में एक टाई खरीदने जा रहे हैं, ठीक है? आप टाई की शॉप पे पहुंचेंगे, अपना शर्ट लेके गए हैं वहां पर, तो टाई जब आपकी बहुत सारी रखी हुई हैं, तो आपके एक ब्लू है, एक रेड है, एक ग्रीन है, येलो है, बहुत सारी हैं। तो आपकी शर्ट है पिंक कलर की, सपोज कीजिए एन एग्जांपल। तो आप पिंक शर्ट पर आप मैचिंग का टाई पहनने का आपका मूड है, तो आप पिंक के शेड उससे कहेंगे निकाल के दो मुझे। तो अब आप क्या करेंगे? आप मोर प्रिसाइज, मोर इफेक्टिव तब होंगे जब आपको पिंक के 20 शेड आपको देगा। अब 20 शेड में से आपने कहा 20, यानी कि आपने के चूज कर लिया 20। उसने कहा मेरे पास केवल 3 है, 3 में से आप देख लीजिए। तो आप 3 में से चॉइस करके नियरेस्ट लेने की कोशिश करेंगे। आप क्या पिंक शर्ट के साथ पिंक टाई चूज करते वक्त कोशिश करेंगे कि रेड टाई भी उसमें हो कॉम्बिनेशन में? आप नहीं करेंगे। नो सर, नहीं करेंगे बस। तो अगर आप नंबर ऑफ चॉइसेस 20, 25, 30 बढ़ा भी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो फोकस है वो फोकस किस चीज के ऊपर है? फोकस है नियरेस्ट। आप जब भी किसी चीज को अपनी जिंदगी में भी क्लासीफाई करते हैं, लाइफ में कभी भी क्लासीफाई करते हैं, तो हमेशा उसके नियरेस्ट के बेसिस पर करते हैं। यानी पिंक टाई अगर आपको खरीदनी है शॉप से, तो आप पिंक के वेरिएंट्स जो होंगे उन पिंक के वेरिएंट्स में से पिंक मैच करेंगे, ना कि रेड के वेरिएंट्स में, ना कि पर्पल के वेरिएंट्स, क्योंकि वो नियरेस्ट है ही नहीं, वो उसका पड़ोसी है ही नहीं, वो उसका नेबर ही नहीं है, वो बहुत दूर पड़ा है कहीं। Sir, if am I right? If I am right that if k we keep k very large, then the Euclidean distance between the groups may be very less. So we can classify more precisely. बिल्कुल, ये इटरेटिव प्रोसेस हो जाएगा। इटरेटिव का मतलब कि जितना ज़्यादा नंबर के बढ़ाएंगे एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और एल्गोरिथम विल वर्क मोर, वो ज़्यादा काम करेगी, एवरी पॉसिबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगी। तो के ज़्यादा चूज करने से एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्स होगी लेकिन एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि अगर हम के की इंक्रीज करते हैं वैल्यू तो क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, दैट्स गुड। तो नेक्स्ट आगे बढ़े इसमें, कोई और क्वेश्चन? ठीक, तो ये अब आप देखिए यहां पर आपने किया, अब देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है जिसके के ऊपर आप डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है,
अब यहां देखिए, अ वेरी लो वैल्यू ऑफ k सच एज k इक्वल्स टू 1 और k इक्वल्स टू 2 कैन बी नॉइजी एंड लीड टू द इफेक्ट्स ऑफ आउटलेयर इन द मॉडल। तो अब देख लीजिए, जो बात हमने अभी यहाँ पे डिस्कशन किया, तो उससे क्या डिस्कशन निकल के आया, रिजल्ट यही निकल के आया कि k की वैल्यू आप कम लेंगे, यानी कि आपने कहा केवल एक ही के साथ कंपेयर कर लेता हूं, मतलब पिंक बॉल है, एक पर्पल पड़ी हुई है, एक रेड पड़ी है, तो मैंने कहा एक पर्पल उठा लेता हूँ, ये एक रेड उठा लेता हूँ, उसी से कंपेयर कर लेता हूँ। ऑब्वियसली चांस खराब हो जाएंगे, कम चांसेस रहेंगे। लास्ट पॉइंट में भी आप देखेंगे, लार्ज वैल्यू ऑफ k आर गुड बट इट मे फाइंड सम डिफिकल्टीज। अब k की जो लार्ज वैल्यूज होंगी वो अच्छी हैं, लेकिन क्या, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी। अब यहां पर आपके लिए सिंपल से स्टेप्स आ गए, एडवांटेज डिसएडवांटेज जरूर पढ़ना, स्टेप्स पढ़े, एडवांटेज पढ़े, डिसएडवांटेज पढ़े। अब देखिए कितना सिंपल है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। के मीन्स का ये आपका डायग्राम, ये पूरा आपका अवेलेबल नोट्स, और मैं आपको यहाँ पर शेयरिंग स्टॉप करके दिखाता हूँ कि आपके देखिए इस सिर्फ इन स्टेप्स को पढ़ने से, एडवांटेज डिसएडवांटेज को पढ़ने से और सिर्फ बेसिक आइडिया को लेने से क्या क्या फर्क पड़ गया, क्या क्या आपको पता चल गया। जस्ट अ मिनट। अब देखिए क्वेश्चन बैंक में हम आते हैं वापस से। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ k नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम। अब आप लोग मुझे प्लीज बताइए, ये क्वेश्चन हो गया? यस सर। वेरी गुड। व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑफ डिजाइनिंग KNN? ये क्वेश्चन हो गया। स्टेप्स, भाई एस्पेक्ट और स्टेप्स वही एस्पेक्ट्स हैं कि जब आप उसको डिजाइन करते वक्त जा रहे हैं तो आपको k की वैल्यू को हायर लेना है, यही तो हमने बात करी अभी। तो वही उसके एस्पेक्ट्स हो गए, किन एस्पेक्ट्स पे, नियरेस्ट नेबर को लेना है ना, यूक्लिडियन डिस्टेंस को लेना है, ये इसके एस्पेक्ट्स हो गए। मतलब एक्चुअल में जो आप किसी भी एल्गोरिथम के सिर्फ स्टेप्स पढ़ लीजिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लीजिए, एप्लीकेशन पढ़ लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर उन्हीं में से निकल आएंगे। तो अगर यहाँ पर विश सर हैं तो मैं वही बता रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर आप सुन पा रहे हैं सर, तो क्वेश्चन कैसा भी हो, कितना भी टिपिकल हो, आपने तो सिर्फ कीवर्ड को पकड़ना है। कीवर्ड क्या है, जैसे व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ डिजाइनिंग KNN, ज़्यादा कंफ्यूज होने ही नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। जी सर, डिजाइनिंग ऑफ KNN मतलब आपको तो ये देखना है कि मुझे तो इस एल्गोरिथम के स्टेप्स पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट फीचर पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या इस्तेमाल की जाती है, आपके क्वेश्चन का आंसर तैयार हो गया। और हेडिंग, जब आप आंसर लिख रहे हो तो आपकी हेडिंग में यही होना चाहिए, एस्पेक्ट्स ऑफ डिजाइनिंग KNN, ना कि स्टेप्स ऑफ डिजाइनिंग KNN। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको इतना इफेक्ट देखना है कि जो क्वेश्चन में पूछा आपकी हेडिंग वही हो आंसर के लिए। दैट्स इट। तो आपके देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे इमीडिएटली तैयार हो गए, बस इनको कर लीजिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज को कर लीजिए। अब इसके बाद हम चाहते हैं आगे चलते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन की तरफ। ठीक है, सर KNN में वो पैरामेट्रिक जो फर्स्ट पेज था वो रह गया सर, जो KNN का पैरामेट्रिक वाला नॉन पैरामेट्रिक इट्स, क्योंकि अभी क्या है देखिए, एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे पास तो काफ़ी टाइम है, लेकिन क्योंकि आप लोग वहाँ फोकस कर रहे हैं अभी, जितने मेरे पास और भी टाइम मिलेगा, जब आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, जब आपको 2 दिन का गैप आपके पास में आएगा और आने के बाद में जनरल क्वेरी ना लेके अगर इंडिविजुअल क्वेरी रही, जैसे आपकी क्वेरी में होगा कि मुझे पैरामेट्रिक भी पढ़ना है, तो मैं आपके साथ पैरामेट्रिक डील कर लूँगा। ठीक है, और बाकी सबको लगता है कि नहीं हमारा काम KNN के स्टेप्स पढ़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन पढ़ने के बाद हो रहा है, और अब हमें इसके पैरामेट्रिक में एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि हमें पूरी 5 यूनिट पढ़नी है, 25 क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो फिर हम इसमें आपका काम हो रहा है पूरा। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए पूरा डिस्कशन इसके लिए कर दूंगा। बाकी अगर सभी लोग अभी बोलें तो मैं उसको अभी ले लेता हूँ। नहीं सर अभी नहीं। चलिए, हाँ नहीं, मेरी तरफ से कोई नहीं है, बाकी आप इस सब के लिए रिलैक्स रहिए। मैंने कहा ना, ये सारा जितना भी काम मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे प्रोग्राम रियल टाइम डेटा पे आप सबके सिस्टम पे मैं सिमुलेट करा दूंगा, सबको रन करवा दूंगा ये। ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, SVM पे। ये ऑलमोस्ट है सब कुछ सेम, थोड़ी सी इनकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी की बेसिस पे क्या किया गया है, थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया जाता है।
बस इतना ही फर्क आता है। जैसे ऑलमोस्ट के मीन्स में भी यही कर रहे थे कि हम उठा के क्या करते थे, वहाँ से एक सर्टेन काइंड ऑफ अ फीचर एक्सेप्ट करते थे, उसका पूरा मीन निकालते थे, फिर मीन निकाल के न्यू सेंट्रॉइड क्रिएट करते थे, फिर उसको शिफ्ट कर देते थे, फिर दूसरी क्लास क्रिएट कर देते, नई लाइन खींच देते थे, मतलब नया ग्रुप क्रिएट कर देते थे। उसमें भी, लेकिन उसमें क्लस्टरिंग थी, उसमें इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता था कि लेवल का ए का नाम क्या है, बी का नाम क्या है, हमें तो उठा के बस ग्रुपिंग करनी, सेग्रीगेट करना था। मतलब कागज़ों का बंडल, कौन से कागज़ ऑफिस के हैं, कौन से रफ पेपर हैं, कौन से पेपर मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो हम पहले सारे कागज़ एक जगह इकट्ठे किए, फिर कुछ ऑफिस के किए, पता चला ऑफिस में कुछ सर्टिफिकेट्स भी आ गए। अब ये सर्टिफिकेट जो हैं, जो आपके अचीवमेंट के सर्टिफिकेट हैं, ये ऑफिस के कागज़ में रखने चाहिए या पर्सनल फाइल में रखने चाहिए? डाउट आ गया ना? तो सेकेंड इटरेशन में क्या होगा, सेंट्रॉइड शिफ्ट हो जाएगा, ये पर्सनल है, ये मेरे कभी अप्रेजल हुआ तब काम आएंगे, उठा के इसको पर्सनल फाइल में लगा देता हूँ, ऑफिस में भी नहीं रखते इसको। इस तरीके की चीज़ें है ना। तो ये जनरल लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल उसी तरीके से होता है जिस तरीके से हम यहाँ पे हमने एल्गोरिथम कोई कहीं से बना के नहीं लाए थे, यहीं से क्रिएट कर दी गई थी। ये सब आपके पास में इजी है, इसको आप एक रीडिंग दें और जिस लाइन पर आपको दिक्कत आती है आप उस लाइन को हाईलाइट कर दें। मैं आपको इसीलिए वर्ड फाइल दे रहा हूँ, आप हाईलाइट कर दें, एज इट इज़ मुझे लाइन व्हाट्सएप पे पोस्ट कर दें, पर्सनल व्हाट्सएप पे पोस्ट कर दें, मैं आपको वहाँ पर पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट, सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम। आप लोगों को याद होगा पिछली यूनिट में जब मशीन लर्निंग के मॉडल्स पढ़ रहे थे, उस वक्त मैंने आपको सपोर्ट वेक्टर का एग्जाम्पल दिया था और ये कहा था कि जो सपोर्ट वेक्टर होती है ये भी सुपरवाइज मशीन लर्निंग का ही एक मॉडल है, एक तरीका है, एक टेक्निक है जिससे हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग को अचीव करते हैं। ठीक है, अब देखिए सपोर्ट वेक्टर मशीन और एसवीएम इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम। तो यानी कि एसवीएम और केएनएन दोनों ही हमारे सुपरवाइज के एग्जाम्पल हो गए। यूज फॉर क्लासिफिकेशन एज वेल एज द रिग्रेशन, ये भी क्लासिफिकेशन के लिए यूज, मतलब क्लासेस में रखने के लिए भी यूज की जाती है। और अननोन डेटा जो नियर फ्यूचर आ रहा है, जिसका किसी क्लास से कोई मतलब नहीं है, वो होगा या नहीं होगा, एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, हाँ बोलना है ना बोलना है, रिग्रेशन में पार्ट आता है, वो भी इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, आगे चल के देखते हैं इसमें क्या किया जाता है। अब यहां से देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, अब देखिएगा आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। द गोल ऑफ एसवीएम एल्गोरिथम इज टू क्रिएट द बेस्ट लाइन और डिसीजन बाउंड्री that can segregate n dimensional space into class so that we can easily put the new data point in the category near in the future. This best decision boundary is called as a hyperplane. मतलब क्या हुआ, क्लासिफिकेशन, फिर से आप समझिएगा, क्लस्टरिंग में ग्रुप कर रहे थे, कोई लेवल देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब क्लासिफिकेशन हम वर्ड करते यूज करते हैं तो क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये डेटा है, लेबल्ड है, इसका नाम है, इसकी कोई क्लास है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने एक अप्रेजल शीट बनाई और अप्रेजल शीट में आपने ये डिसाइड किया कि ये बेस्ट परफॉर्मर है, तो आपके यहाँ अगर 1000 एम्प्लॉय काम करता है तो 1000 एम्प्लॉय में से आपने डिसाइड कर लिया कि ये मेरे जो स्टार्टिंग के 110 एम्प्लॉय हैं ये बेस्ट परफॉर्मर है। यानी कि आपने उनको ग्रुप में तो डाला, लेकिन ग्रुप में डाला किसमें, क्लास में डाला, बेस्ट परफॉर्मर की में, तो यानी इनका अप्रेजल सबसे ज़्यादा होना चाहिए। फिर आपने दूसरी क्लास क्रिएट करी कि ये मेरे परफॉर्मर है, फिर तीसरी क्लास क्रिएट की ये मीडियोकर्स हैं, और चौथी क्लास की भैया जो कुछ नहीं करते हैं, वो आइडल बैठे रहते हैं, उनको हम आइडल कैटेगरी में डाल देते हैं या नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी में डाल देते हैं। तो यानी कि आपने कैटेगराइजेशन तो किया, लेकिन उस कैटेगराइजेशन के साथ क्लास और लेबलिंग भी की। अब यही बताया जा रहा है कि अगर आपके 1000 एम्प्लॉय था, उस 1000 एम्प्लॉय को अगर आपने इस तरीके की क्लासेस में डिवाइड कर पा रहे हैं आप, जिससे आगे, और आपने एक रूल बना दिया, क्या रूल बना दिया, जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई फैशन डिजाइनर कंपनी है, मतलब फैशन से रिलेटेड कंपनी है, मॉडलिंग कंपनी है, फॉर एन एग्जांपल, देखिए बहुत सिंपल एग्जांपल आपके लिए ले रहा हूँ ताकि आपको बहुत आराम से समझ में आ जाए। और प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग भले ही कैमरा ऑन करें ना करें, लेकिन स्क्रीन देखें और आपका हेडफोन या जैसे भी आप हैं सुने जरूर, क्योंकि सुनेंगे ना तो यही आप जब एग्जाम में लिख रहे होंगे ना तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर याद आएगा और आप मेरे सिर्फ इस अच्छे से सुनी हुई बात को भी लिख के आ पाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, एक कंपनी है, मॉडलिंग कंपनी है, ठीक है, मॉडलिंग कंपनी ने अपने 1000 एम्प्लॉय थे, उन 1000 एम्प्लॉय को कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था,
अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था। वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने का मतलब था कि जो सबसे ज़्यादा टॉप क्लास था, जिसको सबसे ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी थी, अब उन्होंने सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देनी थी स्मार्टनेस के बेसिस पर, कि स्मार्टनेस के बेसिस पर उन्होंने बना दी 1000 एम्प्लॉय था कि वेरी स्मार्ट लोग जो हैं, सबसे स्मार्ट हैं, उनको हम सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे, मॉडलिंग कंपनी अपने टॉप क्लास ब्रांड को इन्हीं को देंगे एंडोर्स करने के लिए। अब कोई एक नया एंट्री होती है, किसी ने न्यू ज्वाइनिंग किया, न्यू ज्वाइनिंग करते ही ध्यान से देखिए, जो सबसे पहले एचआर मैनेजर है, उस एचआर मैनेजर ने उस बंदे को देखा और देखने के बाद उसके पर्सनालिटी फीचर उसने 2-3 बना रखे थे। क्या बना रखे थे? बोलने का तरीका क्या है, कपड़े किस तरीके के पहन के आता है, हाइट क्या है, लुक क्या है, ये सब उसने देखा और देखते ही उस न्यू एंट्री को इमीडिएटली डाल दिया उसने टॉप स्मार्ट, जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट कैटेगरी थी, उठा के डाल दिया। यानी कि 1000 एम्प्लॉय की मॉडलिंग कंपनी को सुपर स्मार्ट, स्मार्ट, एवरेज एंड नो नॉट स्मार्ट की कैटेगरी वाले जो लोग थे, बंदे को आते ही, नए आने वाले बंदे को उठा के किस प्लेन में डाल दिया? उसको डाल दिया उस प्लेन में जिसमें सुपर स्मार्ट थे। किसको देख के? उसके सर्टेन फीचर्स को देख के। यही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। एसवीएम में भी, सपोर्ट वेक्टर में भी क्या किया जाता है? पूरे के पूरे रॉ डेटा को क्लासीफाई कर दिया जाता है और जिस बाउंड्री से उनको क्लासीफाई किया जाता है वो वास्तव में कोई फिजिकल बाउंड्री तो होती नहीं है। आपके अभी 1000 एम्प्लॉय काम कर रहा है, सारी को कोई ऐसा तो नहीं है लाइन से डिवाइड कर दिया गया हो या सबके लिए फ्लोर डिवाइड कर देते हो कि भाई जो नॉन परफॉर्मिंग है ग्राउंड फ्लोर पर बैठेंगे, फर्स्ट फ्लोर पर बैठेंगे थोड़े से मीडियोकर टाइप के, ऐसा भी नहीं करते, सब एक साथ घूमते हैं। लेकिन एक हाइपर प्लेन में सब डिवाइडेड है। एचआर को या रिपोर्टिंग अथॉरिटी को अपने दिमाग में बना रखा है उसने कि ये मेरा टॉप परफॉर्मर है और ये मेरा नॉन परफॉर्मर आदमी है। हाइपर प्लेन, इसी को हम बोलते हैं हाइपर प्लेन। तो अब ध्यान से देखिए, अब ये हाइपर प्लेन का जो कंसेप्ट है वो यही है कि इस तरीके की डिसीजन बाउंड्री जो हम बनाते हैं, जिसके बाद हम कहें कि बिल्कुल परफॉर्मर और इसके बाद नॉट परफॉर्मर या मीडियोकर, इसको बोलते हैं हम हाइपर प्लेन। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे जो सपोर्ट वेक्टर मशीन में जो पहला क्वेश्चन है आपका, मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, इसीलिए शो कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन बैंक से भी आप लोग प्रेशर में ना आए, घबराए ना देख के। क्वेश्चन बैंक बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, डिस्कस द सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम, यानी कि इसमें तो कैसे काम करेगी उस पर हमें काम करना है। ठीक है, अब जैसे हम इस सपोर्ट वेक्टर मशीन के पास में जाएंगे, लीनियर मशीन कर्नल स्पेस, मेकिंग कर्नल एंड फीचर स्पेस। अब ये स्पेसेस की जो बात कर रहा है वो ये स्पेसेस यही हाइपर प्लेन स्पेसेस हैं। एप्लीकेशन दी एसबीएम इन क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। अब लास्ट वाला जो आ गया एप्लीकेशन ऑफ एसबीएम इन क्लासिफिकेशन रिग्रेशन, ये भी इसी का पार्ट हो गया। तो अल्टीमेटली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में एसबीएम हमने शुरू किया और एसबीएम में ही ये सारे स्पेसेस आ गए और स्पेसेस के साथ में हमारा एसबीएम का क्लासिफिकेशन रिग्रेशन मॉडल आ गया। देखिए, स्टार्ट करते ही चीज़ यहाँ पर आ गई। अब हम वापस से अपने उस पर आते हैं और इसको समझते हैं। कि ये कैसे काम करती है। बड़ा ही सिंपल है ये भी, जितना इंटरेस्टिंग अभी आपने देखा था वैसे। एसवीएम चूजेस extreme points vector that helps in creating the hyperplane. These extreme cases are called as a support vector and hence algorithm is termed as support vector machine. अब समझ में आया आपको? SVM में क्या करते हैं हम? extreme points या vectors that help in creating the hyperplane. hyperplane बनाने में जो हमारे extreme points हैं उनको हम चूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आपने ये वाला, ये देखिए दो कैटेगरी हैं, यानी कि मैं एग्जांपल लूँ, इस ब्लू वाले को मैं बोल दूँ टॉप परफॉर्मर और दूसरी कैटेगरी में ले लूँ सिर्फ परफॉर्मर की। तो अब ये जो मेरा पॉइंट है जिसके बाद मैं कहूँ कि डाउट है मुझे कि ये परफॉर्मर है या नहीं है, और जिसके टॉप परफॉर्मर है या नहीं है, और जिसके बाद मुझे डाउट है कि ये जो मैक्सिमम कैटेगरी मेरी बन रही है इसके बियॉन्ड दूसरी कैटेगरी में चला जाएगा, ये मेरा टॉप परफॉर्मर बन सकता है। इसके बाद ये लास्ट रेंज है जिसके बाद, तो इनको हम बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर्स। और ये सपोर्ट वेक्टर्स में जो हमारे प्लेन्स बनते हैं, जिस तरफ पहुंचने पर हाई कैटेगरी, हाई क्लास क्रिएट हो रही होती है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव हाइपर प्लेन, और जिस तरफ जाने से हमारी डिग्रेडेशन हो रहा होता है, क्लास डिग्रेडेशन चेंज हो रहा होता है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव हाइपर प्लेन। तो एग्जाम्पल के तौर पर किसी को भी हम पॉजिटिव ले सकते हैं, किसी को भी नेगेटिव ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे हमारी रिक्वायरमेंट टॉप परफॉर्मर और परफॉर्मर दो कैटेगरी में थी, या गुड परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर गुड परफॉर्मर,
तो टॉप गुड से टॉप हमारा हाइपर प्लेन ये पॉजिटिव बन गया। लेकिन इसकी जगह अगर हमने दो कैटेगरी और क्लास बनाई जाती कि देर से आने वाले लोग कौन है, तो एक प्लेन हमारा ये होता ऊपर वाला ब्लू देर से आने वाला, ये होता थोड़ा टाइम से आने वाला, तो ये हमारा पॉजिटिव हाइपर प्लेन हो जाता है, ये हमारा नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हाइपर प्लेन्स जो हैं वो हाइपर प्लेन फिक्स नहीं होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आर रिक्वायरमेंट, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी चॉइस है, उसके बेसिस पर ये डिसाइड होते हैं। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके सीधे सीधे हम स्टेप्स पर आते हैं कि हम किस तरीके से स्टेप करते हैं। अब हमारी जो SVM होती है वो SVM हमारी दो तरीके की होती है, एक लीनियर SVM आती है और दूसरी होती है हमारी नॉन लीनियर SVM। ठीक है, हाइपर प्लेन को हम डिफाइन कर चुके, तो यही हाइपर प्लेन की डेफिनेशन आपको यहाँ मिलेगी। एक बार फिर आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों को रीडेबिलिटी क्रिएट हो जाए इसकी। देयर कैन बी अ मल्टीपल लाइन डिसीजन बाउंड्री, तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया आपको, n डायमेंशनल है, यानी कि टॉप परफॉर्मर, गुड परफॉर्मर, परफॉर्मर, मीडियोकर और नॉट परफॉर्मर। तो ये मल्टी डायमेंशन हो गई, तो मल्टीपल हाइपर प्लेन्स क्रिएट हो गए। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ द हाइपर प्लेन डिपेंड ऑन द फीचर प्रेजेंट्स इन द डेटा सेट। जितने डिफरेंट फीचर्स पे आप काम करना चाहते हो उनके बेसिस पर आप हाइपर प्लेन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सपोर्ट वेक्टर्स। द डेटा पॉइंट्स, जो भी डेटा पॉइंट हाइपर प्लेन के सबसे ज़्यादा पास में होता है, जो भी डेटा पॉइंट हाइपर प्लेन के सबसे ज़्यादा पास में होता है उसको हम बेसिकली सपोर्ट वेक्टर बोलते हैं। तो यानी कि जिसके बाद ये अपनी कैटेगरी और क्लास को बदल दे, चेंज कर दे, उसको हम सपोर्ट वेक्टर कहने लगते हैं। मेरी बात समझ में आ गई सबको? एक ऐसी बाउंड्री हो गई जैसे इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री हो गई, एक 10 मीटर लंबी चौड़ी, तो इधर से चले गए तो वो उसने तुरंत मतलब अपना रीजन चेंज हो गया। हाँ, गोली मार देगा क्लास बदलते ही। तो इस तरीके से मतलब इस 10 मीटर बाउंड्री को हम प्लेन कंसीडर कर सकते हैं। जी, बिल्कुल परफेक्ट। तो लीनियर और नॉन लीनियर किस बात पे डिपेंड करेगा? लीनियर और नॉन लीनियर इस बात पे डिपेंड करेगा जब उन दो चीज़ों के बीच में, जिनके बीच में आप क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, उनके बीच में किसी भी तरीके का कोई भी मिक्स लीनियरिटी नहीं है। जैसे ग्रीन एंड ब्लू, ये तो अलग अलग क्लास क्रिएट हो गई, तो इन दोनों के जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट हैं, तो इनको हम लीनियर कहेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू, तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन लीनियर, क्योंकि इनके बीच में जो सिमिलैरिटी इंडेक्स बनेगा वो सिमिलैरिटी इंडेक्स एक कर्वेचर की तरीके से होगा, धीरे धीरे बदलेगा, है ना, जहां पर ग्रेजुअल चेंजेस आएंगे ये चीज़। तो यहाँ पर एक इन्होंने लीनियर का एग्जांपल रखा है, ग्रीन का, ब्लू का, ये आपका हो गया। तो इस तरीके से आपका इन्होंने एक स्पेस क्रिएट किया, जैसे स्पेस के बाद हाइपर प्लेन्स क्रिएट किए, ये पूरे स्टेप है। तो मैं यहाँ पर इन सारे स्टेप्स को आपको समझा दूंगा कि कैसे कैसे ये काम करते हैं। एक सेकेंड, डायरेक्टली हम इसके स्टेपिंग पे आ जाते हैं। पाइथन एग्जाम्पल अभी नहीं करेंगे इसका, वैसे हमारे पास इसका पाइथन का एग्जाम्पल भी अवेलेबल है, तो जिसमें सबका है, KNN का भी एग्जाम्पल मेरे पास अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको जब आपको नेक्स्ट टाइम टाइम होगा तो मैं बता दूंगा। बस SVM का एग्जाम्पल मैं ये ले लेता हूँ, इससे आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में पाइथन के एग्जाम्पल कोई आते होंगे सर? नहीं, कोई पाइथन प्रोग्रामिंग नहीं आएगी इसमें, प्रोग्रामिंग नहीं आएगी? नहीं, थ्योरी में प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, सिर्फ आपको एल्गोरिथम्स के स्टेप्स, एल्गोरिथम है। हाँ, एल्गोरिथम के स्टेप्स, आप जो एग्जांपल आप याद करके जा रहे हैं वो भी लिख सकते हैं, और आपको लगता है कि मैं किसी और एग्जांपल की मदद से मदद कर सकते, देखिए समझ में आ गया है तो आपको एग्जांपल, कोई सा भी एग्जांपल आप बना सकते हैं, कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपके ब्रेन के अंदर यही सब एल्गोरिथम्स ही चल रही हैं, जिनको आपने ना कभी सोचा है ना कभी डिफाइन किया है, आपके चल ब्रेन में यही रही हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं हम। तो द वर्किंग ऑफ SVM एल्गोरिथम कैन बी अंडरस्टूड। यहाँ पर हमने दो टैग लिए हैं, एक लिया है ग्रीन का, एक ब्लू का लिया है, एंड दैट डेटा सेट हैज़ टू फीचर्स, x1 एंड x2, इसके दो फीचर्स लिए हैं। वी वांट टू क्लासीफाई दैट कैन क्लासीफाई द पेयर x1 एंड x2 कोऑर्डिनेट इन ग्रीन और ब्लू, और हमें ये डिसाइन करना है कि ये ग्रीन होगा या ब्लू होगा, यहाँ पर हम इस पर काम करते हैं। ठीक है, सो एज इट इज़ अ 2-dimensional स्पेस, सो बाई जस्ट यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन वी कैन ईजिली सेपरेट दीज टू क्लासेस, बट देयर कैन बी मल्टीपल लाइन दैट कैन सेपरेट दीज क्लासेस। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम इसको हाइपर प्लेन क्रिएट करेंगे तो
तो हाइपर प्लेन क्रिएट करने का एक तरीका तो ये भी हो सकता है जो रेड लाइन हमने क्रिएट करी, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है जो हमने ग्रीन लाइन से क्रिएट किया। ध्यान से देखिए, ऐसे ही केवल 2 लाइनें नहीं होंगी, आप मेरे से कह सकते हैं कि मैं तो तीसरी लाइन भी क्रिएट कर सकता हूँ, मल्टीपल लाइन्स क्रिएट कर सकता हूँ। अब इनमें से कौन सी लाइन हमारी बेस्ट लाइन सूटेड होगी ये हमें यहाँ पर चूज करनी है। Hence, SVM algorithm helps to find the best line or decision boundary. This boundary or region is called as a hyperplane. SVM algorithm finds the closest point of the line from both the classes. These points are called support vector. The distance between the vector and the hyperplane is called as a margin, and the goal of the SVM is to maximize this margin. The hyperplane with the maximum margin is called the optimal hyperplane. अब आपको बात समझ में आ गई। इस पूरा का पूरा पैराग्राफ मैंने आपके लिए रीड किया है। आपकी नॉलेज के लिए मैं इस पूरे पैराग्राफ का जिस्ट में बताता हूँ। हमारा टारगेट है, आपने देखा कि लाइनें जो हैं बहुत सारी क्रिएट हो सकती हैं, यानी टॉप परफॉर्मर और गुड परफॉर्मर के बीच में कौन डिसाइड करेगा। कभी भी हम HR के ऊपर बिलीव नहीं करते कि ये सही डिसीजन है, या मैनेजमेंट पे नहीं करते कि सही डिसीजन है। तो कौन डिसाइड करेगा, तो उसको डिसाइड करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स बनानी चाहिए कि इन नियमों के तहत ये सही होगा। हमारे नियम क्या हैं? हमारे नियम ये कहते हैं कि प्लेन वो बनाइए जिससे आपने जो सपोर्ट वेक्टर चूज किया हुआ है उसके रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस हो वो डिस्टेंस मैक्सिमम होनी चाहिए। मतलब जो हाइपर प्लेन है, आप ध्यान से देखिए, 2 चीज़ें एक दूसरे से अलग जब होंगी जब उनके बीच में सबसे ज़्यादा डिसिमिलरिटी होगी, तब हम उनको सबसे अच्छा क्लासीफाई कर पाएंगे। अगर उनके बीच में डिसिमिलरिटीज़ नहीं है, अलग अलग नहीं है, वो दिखने में अलग नहीं दिखती हैं या फीचर्स में अलग अलग नहीं है, तो उनको एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। तो हाइपर प्लेन का काम क्या है? 2 अलग कैटेगरी, मतलब देखने में ही पता चल जाए कि जो बंदा आ रहा है वो टॉप परफॉर्मर है। टॉप परफॉर्मर है उसका मतलब है कि उसने बहुत कुछ अच्छा अपना वर्क किया हुआ है और सबको आइडेंटिफाइड है कि भाई प्राइम मिनिस्टर की किसी योजना में कोई काम करके आ रहा है, सीधा पता चल गया, डिस्टेंस क्रिएट हो गई। तो यहाँ पर जो हमारा हाइपर प्लेन क्रिएट करने का ऑब्जेक्टिव है, वो हाइपर प्लेन क्रिएट करने का ऑब्जेक्टिव यही है कि हाइपर प्लेन ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जिससे जो मार्जिन हो, जो भी मार्जिन हम ले रहे हैं वेक्टर्स के बीच में, वो मार्जिन मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए, यही यहाँ पे किया गया। एक ये क्रिएट किया गया, एक ये क्रिएट किया गया, और इस पर जो लाइन क्रिएट की गई उनके बीच में ये मार्जिन, वही डिस्टेंस क्रिएट करी, डिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश की। स्टेप नंबर 2, वी आइडेंटिफाई द डिस्टेंसेस। हम डिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हमने सपोर्ट वेक्टर उठाया और इन डिस्टेंसेस को कैलकुलेट किया, और हमारी कोशिश ये है कि हम इस मार्जिन को मैक्सिमाइज करें। जितना आप इस प्लेन के दोनों साइड मार्जिन को मैक्सिमाइज करेंगे, वही प्लेन आपका ऑप्टिमल हाइपर प्लेन कहलाएगा। और यही जो स्पेस होता है बीच में, इसी स्पेस को हम लोग कर्नल स्पेस कहते हैं। बीच का ये वाला स्पेस जो है, इस स्पेस को हम कर्नल स्पेस कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी फीचर नहीं होता, खाली होता है ये प्लेस। जैसे आपने सेमीकंडक्टर में पढ़ा था ना, फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता था वो यही होता था, यानी जो डिप्लीशन रीजन होता था वो यही होता था जहाँ पर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता। अलग अलग कर दे दोनों को, ऐसे ही यहाँ पर ये ऑप्टिमल हाइपर प्लेन क्रिएट हो जाता है। नॉन लीनियर एसवीएम में क्योंकि फीचर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मैच करेंगे, जैसे यहाँ पर तो आपकी लीनियरिटी है, एक फीचर इधर आ गया, एक फीचर दूसरा इधर आ गया, लेकिन नॉन लीनियर जो होगा उसमें फीचर्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं। एक फीचर इसका यहाँ, एक फीचर यहाँ। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? इस सिचुएशन में जब हम यहाँ पर जाते हैं तो हम यहाँ पर इन फीचर्स को सेग्रीगेट करते हैं, और सेग्रीगेट करने के बाद में इनको 3rd डायमेंशन स्पेस में ले जाके कवर करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या किया, लीनियर डेटा को तो बड़े आराम से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जब कैलकुलेट करना होता है तो हमें इसको 3rd डायमेंशन में ले जाना पड़ता है, z डायमेंशन में, और x² + y²। मतलब इन 2 डायमेंशन में तो ये मैच्ड है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन किसी थर्ड वेक्टर पर तो इनकी डिस्टेंस कहीं ना कहीं कैलकुलेट होगी, तो हम इसको 3rd वेक्टर पे ले जाके इसकी डायमेंशन को कैलकुलेट करते हैं और 3rd प्लेन में उसका डिस्टेंस चेक करते हैं। तो आपने लिखना है, सो नाउ एसवीएम विल बी डिवाइडेड द डेटा सेट इनटू द क्लास इन द फॉलोइंग वे, कंसीडर द बिलो इमेज। देखो यहाँ पर इस तरीके से ये 3rd डायमेंशन में एक x हो गया, इधर y हो गया, और इसको 3rd डायमेंशन में हमने z में जाके क्लासीफाई किया। सिंस वी आर इन अ 3D स्पेस, हेंस द लुकिंग लाइक अ प्लेन, तो ये एक प्लेन की तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन हम एक्चुअली इसको 3D स्पेस के बेसिस पे 3rd डायमेंशन में इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये इसका बेस्ट हाइपर प्लेन निकालने का तरीका हो गया। तो इसका आप चाहें तो मेरे पास पाइथन प्रोग्रामिंग का एक एग्जाम्पल है, जिसमें आपको डेटा सेट भी मिलेगा और एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे।
देखिए यहाँ सर ये हम्म लीनियर एसवीएम के केस में हम जो मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, जी तो ये दो वेक्टर जो अलग अलग क्लास में है उनके बीच की डिस्टेंस तो नहीं है ये यूक्लिडियन डिस्टेंस से पहले तो सर क्वेश्चन ये। ठीक है, मैं वापस से वहीं पे आ जाता हूँ, उसी डायग्राम पे आ जाता हूँ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। मार्जिन्स, हाँ एक सेकेंड, ये वाला जी दिस वन। तो इसमें ऐसा जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो अलग अलग क्लासेस में जो है उनके बीच की बाउंड्री डिस्टेंस तो नहीं है, ये मार्जिन की डिस्टेंस जो मार्जिन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये क्या यूक्लिडियन डिस्टेंस है? पहली चीज तो ये। नेक्स्ट, ये जो हम एक ऑप्टिमल हाइपरप्लेन एक इमेजिनरी कैलकुलेट कर रहे हैं बना रहे हैं, तो ये क्या उससे डिस्टेंस ली गई है सपोर्ट वेक्टर्स की? बिल्कुल, अब मैं आपको इसको बताता हूँ। देखिए, जैसे आपने देखा इनके बीच में ये सपोर्ट वेक्टर्स आपके थे, इन सपोर्ट वेक्टर्स में से आपके पास में ये ब्लू वाले जो दिखाई दे रहे हैं वो आपको दो सपोर्ट वेक्टर दिखाई दे रहे हैं। अब दो में भी आप ध्यान से देखिएगा, ये जो दो वेक्टर्स हैं उन दो वेक्टर्स में भी जो ओवरलैपिंग हम देखते हैं, तो एक वेक्टर जो है वो कंपैरेटिवली यहाँ पर कंपैरेटिवली ज़्यादा नज़दीक दिखाई दे रहा है। समझ में आया? मतलब हुआ क्या, एग्जाम्पल के तौर पर आपने, फॉर सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ, आपने रेड कलर लिया और रेड कलर के आपके पास शेड्स हैं, तो आपने क्या किया, रेड कलर के सारे शेड्स की वेवलेंथ निकाल ली। अब आपके पास डेटा आ गया 2.5, 3.2, 3.1, 3.4, 3.6 आ गया डेटा आ गया। डेटा के हिसाब से आपके कोऑर्डिनेट्स बन गए कोऑर्डिनेट। अब आपने क्या किया, इनके बीच में आपने कहा इनको डिवीजन करने के तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन आपने क्या किया कि इससे जो ऑप्टिमल हाइपरप्लेन क्रिएट कर रहे हैं, उस ऑप्टिमल हाइपरप्लेन की जो डिस्टेंस कैलकुलेट करी, वो डिस्टेंस को, जो भी आपने यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करी, उसको मैक्सिमम रखा, मिनिमम नहीं रखा, मैक्सिमम। मतलब आपका टारगेट है कि ये मेरा देखते ही पता चल जाए कि दूसरा है, और देखते ही पता केवल तब चलेगा जब इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। हाइपरप्लेन से तो ऑप्टिमल हाइपरप्लेन का टारगेट ही यही है कि इस पार्ट से और इस पार्ट से, दोनों ही पार्ट से डिस्टेंसेस ज्यादा से ज्यादा हो, तो वो ऑप्टिमल हाइपरप्लेन कहलाएगा जो इधर से और इधर से दोनों से सबसे ज्यादा दूर हो। किसी के भी नजदीक अगर हो गया तो वो क्लासिफिकेशन सही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका टारगेट क्या है, जितना डिफरेंस उतना इजी टू आइडेंटिफाई, मशीन के लिए आसान हो जाएगा, लेकिन जितना डिस्टेंस कम उतनी सिमिलरिटी ज्यादा, उतना कंफ्यूजन ज्यादा। जैसे पिंक और पिंक में डिफरेंस आप कंपैरेटिवली कम कर पाते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं पिंक है और ब्लू है तो बड़े आराम से कह देते हैं ये पिंक है ये ब्लू है। रीजन क्या है? रीजन है क्योंकि उनके बीच का जो आप हाइपरप्लेन क्रिएट करते, आप करते हो हाइपरप्लेन, आपके दिमाग में इमीडिएटली हो जाता है। अब जैसे जैसे शेड्स आते जाएंगे, अब बड़े आराम से उठा के उसको ब्लू की साइड रखते जाओगे, उसको उठा के पिंक की साइड रखते जाओगे, ब्लू पिंक बड़े आराम से कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपने एक हाइपरप्लेन क्रिएट किया हो। ऐसी कोई चीज जो हाइपरप्लेन पर लाई करेगी, वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इस पे इसको मुझे किधर रखना चाहिए, वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे एक पिंक आया, एक ब्लू आया, लेकिन अगर मान के चलिए मैंने आपको डेटा सेट में ग्रीन दे दी, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बताइए आप इसको पिंक में रखेंगे या ब्लू में रखेंगे, तो आप कंफ्यूज हो गए। फिर आप अपने दिमाग से एक आंसर निकालेंगे जो कि किस पे डिपेंड करेगा, आपके ट्रेनिंग डेटा सेट पर। और वो ट्रेनिंग डेटा सेट क्या था? वो ट्रेनिंग डेटा सेट था जब आपको पढ़ाते वक्त कभी कलर्स पढ़ाए गए होंगे, तो आपके दिमाग में कोई बात आएगी। तो आप, जैसे मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि भाई अगर हम ब्लू में थोड़ा सा येलो मिक्स करते हैं तो वो ग्रीनिश होने लगता है, जो मैंने आपको पिछले एग्जांपल दी, मुझे कहीं पढ़ाया गया था, मुझे बताया गया था, वो मेरे ट्रेनिंग डेटा सेट के अंदर था, तो इसीलिए वो मैंने आंसर दिया कि इसको उठा के हम यहाँ रख सकते हैं, ग्रीन की तरफ ज़्यादा झुकाव आएगा येलो का मिक्स करने पर। तो ऐसे ही अगर आपके दिमाग में कुछ होगा कि एक तरफ पिंक एक तरफ ब्लू है और मैंने आपको उठा के ग्रीन दे दिया, तो आप अब पिंक में रखेंगे कि ब्लू में रखेंगे? एग्जाम्पल बताइए, बोलिए, आराम से बोलिए, इसमें कुछ नहीं होना। जो है, पार्डन सर, कुडंट लिसन पार्डन, कोई बात नहीं। पिंक बॉल है, ब्लू बॉल है,
एक ग्रीन बॉल आती है, आप किधर रखेंगे उसको उठा के? मोस्टली थोड़ा पिंक की तरफ ही जाएगा वो। ग्रीन बॉल आपकी तरफ से पिंक पे जाएगा, आप बताइए। ब्लू की तरफ। आपका ब्लू जाएगा, और बताइए कोई भी। ब्लू की तरफ सर। ब्लू की तरफ जाएगा। अब ये क्या हुआ, पिंक की तरफ भेजा कहीं, किसी ने ब्लू की तरफ भेजा, क्या हुआ ये? इसमें किसी सर की वो आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई गलती आपकी, क्योंकि ये एक अननोन था डेटा, इसके लिए आपकी मशीन ट्रेन ही नहीं थी, और ट्रेन थी तो किसी रॉ डेटा से थी। अब कंसेप्ट क्या है, जिन्होंने एक एग्जांपल के तौर पे पूछते हैं, सपोज कि जिन्होंने कहा कि पिंक की तरफ जाएगी, उनका बताइए क्यों, किस हिसाब से उनको लगता है? हिसाब केवल ये है, अगर मैं ब्लू, एक्चुअली वैसा तो किसी कैटेगरी में नहीं आएगा, ये RGB तीनों 3 कलर होते हैं और तीनों के कॉम्बिनेशन में होता है। तो अगर हम कोई मतलब ग्रीन कलर ना ब्लू के किसी कलर के साथ मैच होकर नहीं बन रहा है, और मतलब वो रेड कलर के साथ भी मैच होकर नहीं बन रहा है, और ब्लू के साथ भी कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है जो ब्लू रेड का बनकर वो ग्रीन कलर बन जाए। लेकिन एक अगर देखा जाए, जैसे रेड से पिंक कलर थोड़ा सा डाउन हो रहा है, मतलब रेड से उसकी वेवलेंथ थोड़ी सी डाउन हो रही है, अगर मैं ये बोलूं तो वो थोड़ा सा झुकाव, मतलब कुछ नहीं, मतलब ऐसा कोई लॉजिकल नहीं है, लेकिन ये है कि लगा कि यहाँ साहब ये ग्रीन की तरफ जाएगी। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, क्योंकि एक्चुअल में आपकी और हमारी सबकी मशीन इसी तरीके से काम करती है। और आपने जो डेटा सेट इन्फॉर्मेशन दी, वो डेटा सेट इन्फॉर्मेशन हम में से किसी ने नहीं सोची थी कि आप RGB के कलर कॉम्बिनेशंस पे भी काम कर रहे हैं। हम किस पे काम कर रहे थे? विबग्योर। देखिए यहाँ पे जितेंद्र सर हमारे विबग्योर पे काम कर रहे हैं। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, आप RGB, क्योंकि आप कंप्यूटर में काम करते हैं तो आप RGB, ये ट्रेनिंग डेटा सेट्स हैं। यानी कि आप लोगों ने क्या किया, अपना अपना खुद का ऑप्टिमल हाइपरप्लेन क्रिएट किया, और उस हाइपर प्लेन ने उठा के इसको पिंक या ब्लू में रखा। मशीन कोई भी गलत नहीं है, ना आपकी गलत है ना ये गलत है, डिपेंड कर रहा है कि ट्रेनिंग डेटा सेट जो उसको दिया गया है वो कितना एक्यूरेट था। तो इस तरीके की अननोन सिचुएशंस में क्या करें। एग्जाम्पल के तौर पे हम सब जहाँ बैठे पढ़ रहे हैं, अभी हम सबको सांप आ जाए, मतलब आए ना, ठीक है, अगर सांप आ जाए तो अब हम सबका रिएक्शन क्या होगा? कोई चिल्लाएगा, कोई सामान छोड़ के भाग जाएगा, कोई डंडा उठा के उसके पीछे मारने लगेगा। सर वो माइंड तो उस टाइम काम नहीं करेगा, रिफ्लेक्स नहीं होंगे सर, रिफ्लेक्स। और रिफ्लेक्स जो होंगे ना, वो रिफ्लेक्स इस पे होते हैं, वो ट्रेनिंग डेटा सेट पे होते हैं। जैसे आप सबके दिमाग में, जैसे मैंने सांप का एग्जांपल भी लिया होगा, आप सबके दिमाग में एक सॉल्यूशन आ भी गया होगा, एक एक सॉल्यूशन सबके दिमाग में आया होगा। अगर सांप आया तो क्या करना है, कोई क्या करेगा, मैं सबसे पहले ऊपर चढ़ के बैठ जाऊंगा, कुछ भी दिमाग में आया होगा। किसी को डंडा ढूंढने लगा होगा कि मेरे कमरे में कुछ है या नहीं है, ऐसी सिचुएशन में आ जाए तो वो किस लिए है, वो ऐसा है कि जो हमने कहीं देखा, सुना या किसी से पता चला, इमीडिएटली वो सबसे पहले बाहर आ जाएगा। तो यही होता है कि फीचर्स जब हम बात करते हैं, दो फीचर्स को अलग करने के लिए जब हमें क्लासीफाई करना होता है कि क्या चीज़ ठीक है, तो हम क्या कोशिश करते हैं, उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करते हैं, उससे हम ऑप्टिमल हाइपरप्लेन क्रिएट करते हैं। तो आप लोगों के लिए ये तो हो गया अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो सबसे बड़ा चैलेंज है, लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मत कीजिए। जो मैंने यहाँ पे दिए, ये वाला बढ़िया वाला डायग्राम बनाइएगा, पेन यूज़ 2-3 तरीके के रंग के पेन ले जाइएगा, है ना, ये स्केच पेन ले लीजिएगा, डॉट्स, स्क्वायर मत बनाइएगा, डॉट्स बना दीजिएगा, हाइपरप्लेन बना दीजिएगा SVM का बनाते हो। ये डायग्राम ही आपको बहुत सारे नंबर दे जाएगा। पूरी की पूरी मशीन लर्निंग में जो डायग्राम्स मैं आपको दे रहा हूँ, मतलब बिल्ली कुत्ता मत बनाइएगा, वो आप नहीं बना पाएंगे, लिख दीजिएगा, लेकिन ऐसे जितने भी डायग्राम्स हैं वो डायग्राम्स कोशिश कीजिएगा कि आप लोग बना लें। अगर बन जाएंगे ना तो आप मान के चलिए कि 10 नंबर का अगर पूरा क्वेश्चन है तो 10 नंबर में से 6-7 नंबर का वेटेज ये डायग्राम अकेला ले जाएगा। और ये डायग्राम अगर आपको याद है तो बस इसकी कहानी तो आप लिख ही देंगे। तो दिस इज माई पॉइंट। तो ये एक SVM का एग्जाम्पल था। ये इस तरीके से हम सपोर्ट वेक्टर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर सपोर्ट वेक्टर आपका क्रिएट हो जाता है, यहाँ पर इसकी मदद से हम इस सपोर्ट वेक्टर की मदद से प्लेन क्रिएट करते हैं। अब नया डेटा जैसे ही आएगा वो डेटा इसके साथ डिस्टेंस क्रिएट करेगा, चेक करेगा ऑप्टिमल हाइपर प्लेन के साथ, और डिस्टेंस के साथ में जिस डिस्टेंस को, जिसकी तरफ ज़्यादा वो डिस्टेंस होगी, नेगेटिव की साइड या पॉजिटिव की साइड, जैसे सपोज कीजिए हाइपर प्लेन को आपने मान लिया 0 और वेवलेंथ 0 मान ली, अगर वो वेवलेंथ अगर 0 से नीचे आती है तो नेगेटिव हो गया तो इस साइड चला गया, पॉजिटिव हो गया तो इस साइड चला गया।
फॉर एन एग्जाम्पल मैं फिर से ले लेता हूँ, जैसे टॉप परफॉर्मर और गुड परफॉर्मर, इनके बीच में आपने एक हाइपर प्लेन क्रिएट किया। हाइपर प्लेन को आपने रखा 0 डायमेंशन के ऊपर। जो गुड परफॉर्मर है उसको नेगेटिव हाइपर प्लेन में डाल दिया और जो टॉप परफॉर्मर है पॉजिटिव हाइपर प्लेन में डाल दिया। अब कोई सपोज करो जो भी फीचर की आपने मैथमेटिकल वैल्यू ली थी वो मैथमेटिकल वैल्यू 0 के साथ में कंपेयर की जाएगी। 0 के साथ कंपेयर करने पर अगर वो 0 के साथ डिफरेंस करके माइनस में जाएगी तो नेगेटिव हाइपर प्लेन में चली जाएगी, और 0 के साथ प्लस में जाएगी तो पॉजिटिव हाइपर प्लेन में चली जाएगी। ये जो भी आपने थ्रेशोल्ड वैल्यू मानी है उस थ्रेशोल्ड वैल्यू के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से हम पूरा डिज़ाइन कर लेते हैं। इसका पूरा हमारे पास में पाइथन प्रोग्रामिंग का पूरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है। तो यहाँ पर किस KNN के ऊपर भी पूरा एग्जाम्पल है, इसी शीट के अंदर पड़ा हुआ है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। आप बस अगर एक बार आपको लगा टाइम मज़ा आया तो आप इसको देख के पढ़ सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी काफ़ी आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली है, डेटा सेट है, इसमें पूरा एग्जाम्पल है ये, किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, क्या प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स होते हैं, पूरा एग्जाम्पल यहाँ पर है। पर कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप एग्जामिनेशन के लिए तैयार करिए और एग्जामिनेशन के लिए तैयार करते वक्त पढ़िए, पढ़ते वक्त आपको जहाँ भी लगता है वहाँ पर आप मेरे से पूछिए। तो अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि जो भी हमने क्वेश्चन किया। अब देखिए ये जो है ना, डिस्कस दी सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम, इसके बारे में एल्गोरिथम के बारे में बता दीजिए क्या क्या हमने स्टेप यूज़ किए। दूसरा लीनियर मशीन एंड द कर्नल स्पेस। लीनियर मशीन का मतलब लीनियर SVM है, और कर्नल स्पेस का मतलब वही स्पेस हो गया जो ऑप्टिमल स्पेस, मार्जिनल स्पेस हम लेके चल रहे हैं। कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, अभी आपने देखा ना ऑप्टिमल स्पेस कैसे क्रिएट किया था। नाम इसका अलग है, मेकिंग कर्नल एंड फीचर स्पेस, ये वही चीज़ है जो आप ऑप्टिमल हाइपर स्पेस, आपका एक डायग्राम वही आना है। और एप्लीकेशन ऑफ SVM वो आपकी इसमें लिखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो आपकी जो बस जो फाइल है उसमें एप्लीकेशन एडवांटेज में आपके लिए पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि आप उसे आराम से पढ़ लेंगे, उसमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है, बाकी आप कहेंगे तो मैं पढ़ दूंगा। तो इस तरह व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीचर स्पेस? फीचर स्पेस का मतलब यही हो गया जो आपने यहाँ पे ऑप्टिमल प्लेन क्रिएट किया ना, ये एक सेकेंड में वापस आता हूँ, ये वाला, ये पूरी एक ही चीज है ना, कर्नल एंड फीचर स्पेस। हाँ हाँ, कर्नल बोलते हैं हम उस शेल को जिसमें वो बीच का जो एरिया है, हाँ जो बीच का जो फॉरबिडन एरिया है वो कर्नल हो गया। फीचर स्पेस, फीचर स्पेस अभी दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट। सर रेस्ट ऑफ द कर्नल स्पेस इज कॉल्ड फीचर स्पेस। हाँ ये रहा, एक सेकेंड में भी आपको यहाँ, सॉरी स्टॉप शेयरिंग। कर्नल दोनों बाउंड्रीज के बीच का स्पेस कर्नल हो गया, और बियॉन्ड दैट फीचर स्पेस हो गया। ये एक सेकेंड में भी आपको बस डायग्राम से दिखा देता हूँ, ये देखिए मतलब कहने में बात है ना बड़ी डरावनी सी हो जाती है पर होती बड़ी आसान है। देखिए ये हमने ऑप्टिमल हाइपर प्लेन क्रिएट किया, इस ऑप्टिमल हाइपर प्लेन में ये एक डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है जहां पर हमारा सपोर्ट वेक्टर लाई करेगा, दूसरा सपोर्ट वेक्टर हमारा इस प्लेन का यहाँ लाई करेगा। अब इस सपोर्ट वेक्टर के इधर का ये पूरा एरिया जो है वो फीचर स्पेस है, पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पर फीचर्स लाई कर रहे हैं। ये वाला एरिया नेगेटिव हाइपर प्लेन का ये फीचर स्पेस हो गया पूरा का पूरा, ये मेरा ऑप्टिमल हाइपर प्लेन हो गया, और बीच का जो स्पेस है वो कर्नल स्पेस हो गया। खत्म काम। हाइपर प्लेन हाँ, कर्नल के अलावा जो भी स्पेस है वो फीचर स्पेस हो गया। हाँ, वन साइड नेगेटिव हाइपर प्लेन, वन साइड नेगेटिव या पॉजिटिव वो कोई सा भी हो सकता है, मतलब दोनों साइड का अलग अलग। सपोर्ट वेक्टर के बियॉन्ड, सपोर्ट वेक्टर के बियॉन्ड, जो सपोर्ट वेक्टर जिससे आपने एक्चुअल कंपैरिजन करना स्टार्ट किया है, जो सबसे ज्यादा उस पूरे प्लेन में नियरेस्ट था लेकिन सबसे ज्यादा हाई मार्जिन पर था, वो सपोर्ट वेक्टर था। ये इस सपोर्ट वेक्टर के पूरा इधर साइड का जो प्लेन है वो सब फीचर स्पेस है। वही तो सुनने में बड़ा लगता है कि कौन सी टर्मिनोलॉजी का है। सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग बात यही है मशीन लर्निंग के अंदर कि जो सुनने में टर्मिनोलॉजी लगती है, बस एक बार उस टर्मिनोलॉजी को सिर्फ हम एंटर करके देखें वो बड़ी आसान हो जाती है। कंफर्टेबल आप सभी लोग? यस सर। बस तो दो ही टॉपिक हैं, दो ही टॉपिक पढ़ने हैं, KNN पढ़ना है, SVM पढ़ना है। पढ़ के देखिए, फिर कोई डाउट आता है, ज़रूरी नहीं है कि सबकी मीटिंग हो, जिसको डाउट आता है वो व्हाट्सएप पे पर्सनल भेज दे, फ़ोन कॉल कर ले, जहाँ कन्वीनियंट हो उस पॉइंट से बात कर ले।
इससे आपके ये 4th यूनिट में से आपके पूरे पूरे नंबर निकलने के चांसेस हैं, पूरे चांसेस। इसके बाद आप लोग को, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है टाइम काफ़ी हो रहा है, मेरे पास यूनिट 5 भी अवेलेबल है ठीक है, पर मैं समझ रहा हूँ कि जितना आप लोगों के लिए ज़्यादा हो जाएगा एक साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे आगे टाइम मिलेगा जब आपका एग्जाम आएगा, उस टाइम पे बता दूंगा। बाकी यूनिट 5 के जो मेरे क्वेश्चंस हैं वो भी बड़े सिंपल हैं, आपको एक बार नज़र करा देता हूँ क्वेश्चंस बस। सर हर यूनिट में से इक्वल वेटेज का आता है, कैसा आता है? हाँ, हर यूनिट में से आपको इक्वल वेटेज मिलता है। अच्छा। हाँ, अब देखिए ये है ना, ये पूरी की पूरी यूनिट सिर्फ एक टॉपिक का हिस्सा है जिसको कि हम बोलते हैं डिसीजन ट्री एल्गोरिथम। जैसे यहाँ पे हमने KNN पढ़ा और हमने यहाँ पर सपोर्ट वेक्टर पढ़ा, 2 पढ़े। यहाँ पर जो पूरी की पूरी एल्गोरिथम है सिंपल एक टॉपिक पर है, डिसीजन ट्री, बस। हाँ, बिल्कुल। डिसीजन ट्री में ID4, CE4.5 कार्ड, ये एल्गोरिथम हैं, एल्गोरिथम के नंबर्स हैं, जो नई नई एल्गोरिथम्स आती हैं उनके नंबर दे दिए जाते हैं। तो इन पर क्योंकि डायरेक्ट पॉइंट है तो इन पर शॉर्ट नोट्स आते हैं। मुश्किल से 5-5 मिनट लगेंगे, मैं नोट्स आपको शेयर करूंगा, पढ़ के देखिएगा, फिर जब मेरे पास टाइम आएगा तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। C4.5 हो गई, कार्ट हो गई, एंसेंबल मेथड, जिस एंसेंबल मेथड की हम बात कर रहे हैं वो एंसेंबल मेथड वास्तव में कुछ नहीं है, वास्तव में सिर्फ इस सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम का डिसीजन ट्री का मेथड है। जैसे ही आप डिसीजन ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसके स्टेप्स हैं बैगिंग एंड बूस्टिंग। डिसीजन ट्री गई, ये डिसीजन ट्री के एल्गोरिथम है। डिसीजन ट्री एल्गोरिथम का जो मेथड है उस मेथड को एंसेंबल मेथड कहते हैं। उसी मेथड में जो बीच के स्टेप हैं बैगिंग एंड बूस्टिंग, वो उसके इंटरन स्टेप हो गए। ये बूस्टिंग का वर्जन हो गया। रैंडम फॉरेस्ट उसी का पार्ट है और यही बूस्टिंग मशीन है। तो अल्टीमेटली पूरी यूनिट 5 में नाम अजीब अजीब से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सारा का सारा जैसे डिसीजन ट्री के स्टेप्स पढ़ना शुरू करेंगे, एक ही टॉपिक है उसमें ये सारे कवर हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिसीजन ट्री पढ़ना है। ये आपको अच्छा दिखाई नहीं दिया अभी मैंने विंडो शो नहीं की, आई एम सॉरी। एक मिनट, मुझे लगा मैं विंडो शो कर चुका था। ये शॉर्ट नोट ऑन ID4 C4.5 कार्ड, ये शॉर्ट नोट्स हैं इनके ऊपर। इसके बाद में डिस्कस द एंसेंबल मेथड। लर्निंग का तो इंटरेस्टिंग होता है ये लेक्चर। सॉरी मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया। देखिए सर, आपके पीछे सर आपकी प्रेजिंग्स हो रही हैं। चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकेंड सर, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। जी, एक जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, थैंक यू वेरी मच। हाँ, देखिए ऑलमोस्ट मैं समझ रहा हूँ आप लोग को बस एग्ज़ाम देना है, लेकिन अल्टीमेटली डिस्कशंस तो अच्छे हैं, बढ़िया लगता है ना, और दैट्स ऑल गुड। टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल जाता है। इवन दैट घर परिवार में लोगों की साइकोलॉजी समझने का तरीका भी है। मतलब कहने को मशीन लर्निंग है, पर यदि किसी को गौर से घूर के देखो तो समझ में आता है कि इसका डेटा सेट का प्रॉब्लम है। तो आप पहले से ज़्यादा कूल हो जाते हो, क्योंकि इसकी बेचारे की गलती नहीं है। तो जो प्रॉब्लम आ रही है वो
जी कभी सर संगत का भी फर्क पड़ता है, वो नियरेस्ट नेबर्स जो होते हैं ना उससे भी इम्पैक्ट होता है। एग्जैक्टली और होता है वो आपके हाइपर प्लेन शिफ्ट कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स ट्रू। सो वेल, तो कंक्लूडिंग मैं अब बिल्कुल खत्म करते हैं इसको। तो अभी जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, वो सारे के सारे टॉपिक्स सिर्फ एक डिसीजन ट्री एल्गोरिथम में, सब उसके इंटरनल स्टेप्स हैं। तो अगर एक टाइम लेके बस मुश्किल से 20-25 मिनट की क्लास होगी, 25 मिनट की क्लास में ये सारे टॉपिक उसमें कवर हो जाएंगे और आपको सब विजिबल हो जाएंगे। तो ये आपका यूनिट 5 की क्वेश्चन है। तो बस ये यूनिट 5 के जितने भी मैंने क्वेश्चन बैंक में आपको दे दूंगा, कल आपके पास पोस्ट हो जाएगा, ये पोस्ट हो जाएगा, इसका सोल्यूशन पोस्ट हो जाएगा। आप इसे पढ़ना शुरू करिए, जहां आप अटकते हैं आप अपना मार्क कीजिए और मार्क करके आप इमीडिएटली मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए या मुझे फ़ोन कॉल कर लीजिए, ठीक है, मेरे सब्जेक्ट के लिए। सिमिलरली डू द सेम थिंग फॉर अदर टीचर्स, उनके साथ भी ऐसा करिए, आपका बड़े आराम से एंड सेमेस्टर हो जाएगा। और आप लोगों ने मान के चलिए 70% तो लड़ाई लड़ ली, 2 सीटें आपके हो गए, इंटरनल आपके बन गए, है ना, बिल्कुल अच्छे बन गए। लड़ाई तो है वो, मतलब फाइट है एक सिटी पार करना भी। देखिए मैं समझता हूँ कंफर्ट जोन तो देखिए अफेक्टेड होता है, कंफर्ट जोन तो अफेक्टेड होता है, बड़ी दिक्कतें होती हैं, लगती है यार अब बैठे हुए हैं आराम से पढ़ रहे हैं, वो तो डिस्कशन अच्छी है, टॉपिक अच्छा है, इसलिए मज़ा आ रहा है। यहाँ थोड़ी सी अगर बोरिंग हो जाए तो सब लोग अब घर छोड़ के इस समय आराम से कंबल में बैठते, कोई मूवी चल रही होती, गपशप चल रही होती, वो एक अलग बात थी, किसी से फ़ोन कॉल पे बात कर रहे होते। कंफर्ट जोन तो डिस्टर्ब होता ही है, लेकिन थोड़ा सा कंफर्ट डिस्टर्ब होने के बाद में अचीवमेंट्स अच्छे हो जाएंगे, रास्ते आपके अच्छे हो जाएंगे आगे के लिए। ठीक है, विद दीज वर्ड्स थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ